आप सब पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट का यूज करें, वहां पे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगी। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, उसे स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने जो 3 चैप्टर्स कवर करे हैं उसमें हमने इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस के बारे में पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को कौन कौन से एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तब पूरी दुनिया में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही थी, इंटरनेशनली कैसा इन्वायरमेंट था और कौन कौन से चैलेंजेस एमर्ज हो रहे थे। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस की स्टैब्लिशमेंट हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, इसीलिए कोई नहीं चाहता था कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। इसी टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स का भी इन्वेंशन हुआ था, जिनसे बहुत मैसिव स्केल पर डिस्ट्रक्शन करी जा सकती थी। इसी टाइम पर चाइना भी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था। इस टाइम पर डीकॉलोनाइजेशन भी अपनी पीक पर था, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज अपने कॉलोनाइजर से इंडिपेंडेंस ले रही थी। हम सबको पता है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हो जाती है कोल्ड वॉर, जिसमें पूरी वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। एक ब्लॉक का लीडर था यूएसए और दूसरे ब्लॉक का लीडर था यूएसएसआर। यूएसएसआर का दूसरा नाम था सोवियत यूनियन। जहां एक तरफ यूएस कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। अब ध्यान से देखो, ये जो न्यू कंट्रीज डीकॉलोनाइज हो रही थी, इनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। एज अ रिजल्ट इन कंट्रीज को किसी पावरफुल कंट्री से रिसोर्सेज बोरो करने पड़े। जिन कंट्रीज ने यूएसएसआर से हेल्प ली वो यूएसएसआर के ब्लॉक में चले गए, और जिन्होंने यूएसए से हेल्प ली वो यूएस के ब्लॉक में चले गए। तो आप देख सकते हो कि पूरी कंट्री 2 ब्लॉक्स में डिवाइड होने लगी थी। बट इस टाइम पर इंडिया ने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करा और इंडिया अपना एक अलग ही ब्लॉक बनाता है, जिसका नाम होता है नाम। इस चैप्टर में हम नाम के बारे में बहुत सब कुछ पढ़ेंगे। अब जितनी भी कंट्री यूएस वाले ब्लॉक में गई थी उन सब ने नेटो साइन करा था। नेटो के फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जिन कंट्रीज ने यूएसएसआर के ब्लॉक को ज्वाइन करा था उन सब ने वॉर्सो पैक्ट साइन किया था। यूएस वाले ब्लॉक को वेस्टर्न अलायंस भी कहा जाता था। सिमिलरली यूएसएसआर वाले ब्लॉक को ईस्टर्न अलायंस कहा जाता था। और हम सबको पता है कि इंडिया ने इन दोनों में से कोई भी ब्लॉक ज्वाइन नहीं करा और नाम की फॉर्मेशन करी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 51 में कुछ डीपीएसपी डाले गए हैं। डीपीएसपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले लिखा गया है कि इंडिया इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेगा, मतलब पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा। सेकेंडली इसमें लिखा गया है कि इंडिया हर एक कंट्री के साथ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन करेगा, मतलब दूसरे नेशंस के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिलेशंस रखेगा। थर्डली इसमें बताया गया है कि इंडिया मेक श्योर करेगा कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड लोग इंडिया में रहते हैं वो इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज को रिस्पेक्ट करें, इन्हें फॉलो करें। ऑर्गेनाइज्ड पीपल का मतलब होता है आपके और मेरे जैसे ह्यूमंस, वेयर एज अनऑर्गेनाइज्ड पीपल का मतलब होता है टेररिस्ट। लास्टली इसमें बताया गया है कि इंडिया अपने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल करेगा, मतलब बातचीत कर कर अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द पॉलिसी ऑफ नाम। नाम की फुल फॉर्म होती है नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब इस टॉपिक में बेसिकली हमें 3 चीजें पढ़नी है। नंबर 1 नेहरूज रोल, नंबर 2 डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स और नंबर 3 एफ्रो एशियन यूनिटी। तो चलो एक एक करके तीनों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 नेहरूज रोल। इसमें बताया गया है कि 1946 से लेकर 1964 तक नेहरू जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर थे।
देखो, अगर आप 46 को उल्टा कर दोगे तो वो 64 बन जाएगा। 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई थी। नेहरू जी चाहते थे कि हम इंडिया की सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करके रखें, मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया के ऊपर रूल ना कर पाए। सेकेंडली, नेहरू कहते थे कि हमें अपनी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, मतलब हमें अपने सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को इंडिया में जोड़ कर रखना है। और थर्डली, नेहरू चाहते थे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बीजेएस मतलब भारतीय जनसंघ और स्वतंत्रता पार्टी, इन तीनों ने कहा था कि हमें यूएस वाले ब्लॉक को ज्वाइन कर लेना चाहिए। परंतु नेहरू जी यूएस वाले ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करते हैं और ये नैम की फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 2 हमें पढ़ना है डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। हम सबको पता है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी, लेकिन उसी साल मतलब 1945 में हमारी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड वॉर के टाइम पर पूरा वर्ल्ड 2 कैंप्स में डिवाइड हो गया था। एक कैंप का लीडर था यूएस और दूसरे कैंप का लीडर था यूएसएसआर। इंडिया इनमें से किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं करता है और नैम को इस्टेब्लिश करता है। इंडिया ने नैम इसीलिए बनाया था ताकि कोल्ड वॉर की टेंशन को कम किया जा सके, एक पीसफुल वर्ल्ड बनाया जा सके। इंडिया ने कोल्ड वॉर के टाइम पर वॉर्स को रुकवाने के लिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपने ह्यूमन रिसोर्स भी भेजे थे, मतलब अपनी मिलिट्री भी सेंड करी थी। और नाम को बनाने का फोर्थ रीजन था कि इंडिया यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर सके। अब इस बैलेंस वाले पार्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, अगर इंडिया यूएस को ज्वाइन करता तो वो यूएसएसआर का दुश्मन बन जाता। सिमिलरली, अगर इंडिया यूएसएसआर को ज्वाइन करता तो वो यूएस का दुश्मन बन जाता। तो इस तरह हमने नाम की फॉर्मेशन करके यूएस और यूएसएसआर के बीच में बैलेंस क्रिएट करा। फिर भी इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि हम यूएसएसआर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसके पीछे 2 सिंपल से रीजन हैं। देखो, कोल्ड वॉर के टाइम पर पाकिस्तान ने यूएस वाले ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था और जो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो रही थी उसमें यूएस पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था। एज अ रिजल्ट इंडिया को यूएसएसआर की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया यूएस का मुकाबला नहीं कर सकता था। और सेकंड रीजन है कि 1956 में स्वेज कैनाल इशू हुआ था, जिसमें ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। इस अटैक के लिए इंडिया ने ब्रिटेन की बहुत बुराई करी, उसे बहुत कंडेम किया। सिमिलरली 1956 में यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर अटैक कर दिया था, परंतु इस अटैक के लिए इंडिया ने यूएसएसआर को क्रिटिसाइज नहीं करा। तो इन दोनों रीजंस की वजह से पूरे वर्ल्ड को लगता था कि इंडिया यूएसएसआर को ज्यादा सपोर्ट करता है। अब थर्ड चीज हमें पढ़नी है एफ्रो एशियन यूनिटी। देखो, नेहरू जी चाहते थे कि एशिया और अफ्रीका की जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उन सब के बीच में यूनिटी बनी रहे। मोर ओवर, नेहरू जी ये भी चाहते थे कि एशिया और अफ्रीका की ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज नैम का पार्ट बन जाएं। देखो, ऐसा नहीं था कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ही इंडिया ने एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज के साथ लिंक बनाने की कोशिश करी, बल्कि इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही इंडिया काफी सारी कंट्रीज के साथ लिंक्ड थी। इसके बुक में 2 एग्जाम्पल बताए गए हैं। नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी कंट्री में जाकर आईएनए की फॉर्मेशन करी ताकि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए अंग्रेजों से लड़ सकें। आईएनए की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी। और सेकंड रीजन है कि इंडिपेंडेंस मिलने से 5 महीने पहले मतलब मार्च 1947 में नेहरू ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस करवाई थी ताकि एशिया की कंट्रीज के बीच में यूनिटी बढ़े। सो इन दोनों रीजन से प्रूफ होता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही दूसरी कंट्रीज के साथ लिंक्ड थी। इसके बाद 1949 में एक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया कहता है कि इंडोनेशिया को डच रूल से आज़ादी मिलनी चाहिए।
देखो इंडोनेशिया में डी आ रहा है, तो इससे आप याद रखना कि इंडोनेशिया एक डच कॉलोनी थी। फिर इसके बाद 1955 में एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस को बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉन्फ्रेंस बांडुंग में हुई थी, जो कि इंडोनेशिया की एक सिटी है। इस कॉन्फ्रेंस की वजह से ही नैम की फॉर्मेशन हुई थी। नैम की फर्स्ट समिट होती है बेलग्रेड में इन सितंबर 1961। अब हम नैम के फाउंडिंग मेंबर्स को भी देख लेते हैं। इंडिया से नेहरू, घाना से नखरूमा या इन्हें एनकुरमा भी कहा जाता है, इजिप्ट से नासेर, इंडोनेशिया से सुकारनो और यूगोस्लाविया से टीटो। इन पांचों ने मिलकर नैम को स्टार्ट किया था। अब इन्हें याद करने की ट्रिक भी देख लेते हैं। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि नेहरू थे इंडिया के। इसे ध्यान से देखो, ये लिखा है नखरू। ऐसे याद रखना कि एनकुरमा घना नखरा करते थे, इसीलिए सब इन्हें नखरू नखरू बुलाते थे। तो घना से हो जाएगा घाना और नखरू से हो जाएगा नखरूमा या एनकुरमा भी इन्हें कहते हैं। देखो घना का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ये एक शब्द है जो कि मेरे एरिया में बोला जाता है। देखो हम सबको पता है कि इजिप्ट में कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि शेर की तरह दिखता है, तो इससे तुम्हें याद रहेगा कि इजिप्ट से थे नासेर। हम सबको पता है कि यूट्यूब की शॉर्ट फॉर्म होती है YT, तो Y से हो जाएगा यूगोस्लाविया और T से हो जाएगा टीटो। सो आई होप कि ऐसे आपको इन फाउंडिंग मेंबर्स के नाम याद हो जाएं। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।